Hello dear students, this is our next lecture of unit 3rd periodic classification of elements. लास्ट लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी और उसके फैक्टर्स को डिस्कस करा और ट्रेंड डिस्कस करा कि अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, और कुछ एक्सेप्शंस भी हमने देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व करे थे, उनका आंसर हमने देखा किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। क्लियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो इसका रीज़न अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। और जो लेफ़्ट टू राइट मूव करने का मतलब लेफ़्ट से राइट में अगर हम जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब राइट में जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज़ सबसे कम होगा और लेफ़्ट में जो एलिमेंट होंगे उनका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। और लेफ़्ट में कौन होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं लेफ़्ट साइड में हमारे पास। तो जो लेफ़्ट साइड में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ क्या है? ज़्यादा है। और हम जानते हैं, फैक्टर हमने पढ़े आयनाइजेशन एनर्जी के, कि जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो हम कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज़ पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो रहेगी। क्लियर है? अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जैसे हमने पढ़ा उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया था किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या होगी? जनरली एनर्जी क्या होगी? वहाँ पे रिलीज़ होगी। तो हम वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी वहाँ पे अब्जॉर्ब भी करवानी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। तो हम सिंपल लिखेंगे कि एनर्जी का चेंज होगा जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे आइसोलेटेड गैसेस एटम में, तो एनर्जी का चेंज होगा। तो जो वो चेंज हो रहा है एनर्जी का, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पढ़ लेते हैं एक बार। When an electron is added to a neutral gaseous atom, let us say हमने X मान लिया उस एटम को, तो वो न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के वो क्या होगा? टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, और वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। द एंथैल्पी चेंज अकम्पेइंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगा, इज़ डिफाइंड एज द, उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में। ठीक है जी, आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हो, नो डाउट। रिपीट कर लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम X टू कन्वर्ट इट इनटू a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। ओके तो जो ये एनर्जी में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो जो एनर्जी में चेंज हो रहा है उसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। पर जो ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, या कितना आप ये कह लो कि कितना ज़्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, आप ये समझिए कि कितना ज़्यादा वो तत्पर है इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए। ठीक है, मान लो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, ठीक है, तत्पर हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे वो उसको लेकर के लविंग है, अफेक्ट क्या है वो? एफिनिटी है वो उसकी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? टू फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। ठीक है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा आप कह सकते हो, वो एफिनिटी होती है। तो अगर कोई एलिमेंट है या एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते स्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। तो एफिनिटी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। समझ आ गई बात। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? वो एनर्जी का चेंज जो वहाँ पर होगा इस प्रोसेस के दौरान, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया? ओके।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से एक मेज़र हमें बताती है, एक तरीका है ये बताने के लिए कि कोई एलिमेंट या कोई एटम जो है वो कितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा या नहीं करेगा। तो क्या होता है हमारे पास एक्स कोई एटम मान लिया, हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम कंसीडर करा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स नेगेटिव में एनायन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में यहाँ पे एनर्जी का चेंज हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जनरल केसेस में एनर्जी बाहर निकलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मोस्टली केसेस में नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव हो रही है, देखो यहाँ पे एक बात समझेंगे, जब भी कोई चीज़ ऐड होती है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ मूव होता है, और स्टेबिलिटी अगर उसको मिल रही है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, एनर्जी बाहर निकल जाएगी, और एनर्जी कम होएगी तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा होगी मतलब उतना ज़्यादा वो स्टेबल वहाँ पर होगा। क्लियर है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, पर जब आप इसको पढ़ेंगे बुक से और यहाँ से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। क्लियर है, आगे की स्लाइड में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में कुछ और पॉइंट है। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट पे डिपेंड करते हुए, एटम पे डिपेंड करते हुए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं किसी एटम में तो वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एकदम से उत्सुक है, ठीक है, तो मतलब एफिनिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन को पाने की, ज़्यादा एफिनिटी है, तो वो एकदम से स्टेबल होगा और वहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा। और कोई एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता पर फिर भी हम फोर्सफुली उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें एनर्जी वहाँ पर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो उस टाइम पर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो डिपेंड करेगा कि एलिमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करते हुए जो प्रोसेस है ये एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की एटम में कैन आइदर भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पता होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पर आपने सीखा है कि एंडोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। मोस्टली एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाते हैं। ठीक है, फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है टू द एटम में, एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव होती है। तो मोस्टली एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, कुछ कुछ के लिए पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब एक्सोथर्मिक। जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रोसेस होती है ये वो क्या रहती है, एक्सोथर्मिक होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस तरीके से हमने आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़े थे, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स याद है किसी बच्चे को, कौन कौन से फैक्टर हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जा करके लास्ट लेक्चर देख करके आए, लास्ट वीडियो देख करके आए, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ENC का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मीनिंग है इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, विद इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। देखो कितने साफ शब्दों में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पे जो लग रहा होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट द एटम हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्लियर, दैट इज इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, वो उतने ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझेंगे, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करवाना चाहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर होगी बात? तो जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है एटम की वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, मतलब ज़्यादा रिलीज होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज जितना कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ऊपर वाले फैक्टर में हमने अभी डिस्कस करा कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जितना स्मॉल साइज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इन द फैक्टर्स इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Okay, the value of electron gain enthalpy depends effectively upon the electronic configuration of the element। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी या कम नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। एलिमेंट्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पोजेस लोअर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिन एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, चाहे वो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिनकी होती है उनमें एनर्जी रिलीज़ करने की बजाय कई बार एनर्जी प्रोवाइड भी करवानी पड़ जाती है। तो हम कहेंगे या तो वहाँ पर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वो पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के पॉइंट को क्लियर करने के लिए, जैसे नोबल गैसेज हैव प्रैक्टिकली ज़ीरो, या तो हम कहेंगे नोबल गैसेज जो होती है उनकी ज़ीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम कहेंगे वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। पॉजिटिव कहना ज़्यादा सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और फुलफिल होने का मतलब क्या है, वो कंबाइन नहीं करना चाहती हैं, केमिकली इनर्ट हैं वो। तो अगर उनकी वैलेंसी ज़ीरो है एक तरीके से, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़ीरो है तो वो कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, और कंबाइन नहीं करना चाहते तो मतलब वो ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना गेन करेंगे। तो अगर हम फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होने की बजाय हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेज की पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ से, देखो, नोबल गैसेज हैव प्रैक्टिकली जीरो और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जीज, ई लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है ये। दिस इज बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, एज दे ऑलरेडी हैव द स्टेबल NS2 NP6 कन्फिगरेशन, उनकी फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ऑलरेडी, तो वो उनकी टेंडेंसी जीरो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उनकी वैलेंसी जो है ऑलरेडी जीरो है। क्लियर है? इसीलिए अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है हेलोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हेलोजन्स होते हैं इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब टेंडेंसी है, एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा उनके मतलब इतने ज़्यादा उत्सुक हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो सभी को स्टेबल होना चाहते हैं, तो हेलोजन्स भी स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इनकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और एकदम से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी होगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की। तो हेलोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, हेलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। दिस इज़ ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू गेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, टू चेंज इन टू द स्टेबल NS2 NP6 कन्फिगरेशन में चेंज होने के लिए। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। इस पॉइंट को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। हेलोजन्स होते हैं हमारे पास, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरीके से। तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p5। ठीक है जी। ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p5, ये होगी। ऐसे ही अगर आप आगे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन लिखेंगे तो उसमें लास्ट में 4s2 4p5 आएगा, ठीक है। आयोडीन लिखेंगे 5s2 5p5 आएगा, इस तरीके से। और पी में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पर यहाँ पे पी में आप देख रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 5, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही इनकी कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैसेज NH2 NP6 जैसी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। और नोबल गैसेज क्या होते हैं, इनर्ट होती हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो ये भी क्या करना चाहते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल करना चाहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल हो जाएगी इनकी। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात है, क्लियर। तो इनकी क्या है, अब हमें अगर पता हो कि सिर्फ एक स्टेप हमने रखना है और हम जो है टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो हमारी एफिनिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे उस पॉइंट को लेकर के, क्लियर। तो ऐसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। इसीलिए जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं बहुत जल्दी से, और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी। और एनर्जी अगर रिलीज़ होगी तो हम कह सकते हैं हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ पॉइंट इसके बारे में रहेंगे। पर अगर मैं कहूँ हैलोजेंस में भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, तो ये पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कि अमंग हैलो, देखो हमने ये तो बता दिया, हमने ये डिस्कस कर लिया है इस पॉइंट में कि जो हैलोजेंस है उसकी पूरे पीरियोडिक टेबल में उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। पर अमंग हैलोजेंस में से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इन सभी में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया था या नहीं किया था, फिर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।